नमस्कार, मी मनोज भोयर मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. नवी दिल्लीतील ज्येष्ठ पत्रकार आणि न्यूज 24 या राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीचे एक्झिक्युटिव्ह एडिटर सुकेश रंजन आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी जोडले गेलेले आहेत. देशाच्या राजकारणावर आणि खास करून 2024च्या लोकसभा निवडणुकीवर आपण वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। मैक्स महाराष्ट्र पर। क्या लगता है कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में की फैक्टर्स आपको क्या लगता है कि जिसके इर्द गिर्द देश की राजनीति फिलहाल घूम रही है? देखिए, इस चुनाव में एक डिसाइसिव एज अभी मोदी को दिखता है। आपने फैक्टर्स की बात की। देश की राजनीति बहुत बदल गई है पिछले कुछ सालों में। कोई एक मुद्दा बहुत हावी नहीं हो पाता या हावी नहीं होने दिया तो देश का पूरा चित्र ऐसा हो गया है या बना दिया गया है कि कोई एक मुद्दा हावी नहीं हो सकता। और बीजेपी इतनी मैसिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उसने अपने आप को ग्रूम किया है कि वो मुद्दों को अपने हिसाब से, नैरेटिव अपने हिसाब से सेट करती है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि एक ब्लेंड बनाया उसने, जिसमें वो कॉकटेल है, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है, हाइपर नेशनलिज्म भी है, एक बेनिफिशियरी क्लास जो लाभार्थी वर्ग जिसको वो कहते हैं वो भी है, एक प्रधानमंत्री की अपनी इमेज जो है वो सामने लेकर आते हैं और वो कुछ अपने ऊपर चिपकने नहीं देते। अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा सामने आया है वो ग्लेयरिंग, वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आज की राजनीति कहाँ जा रही है। लेकिन विपक्ष के पास कोई वीपी सिंह नहीं है शायद, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को इतना बड़ा बना सके कि अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी को डॉक में डालने के लिए काफी हो। तो तमाम इशू जो हैं वो अपने हिसाब से उसका एक नैरेटिव गढ़ना वो बीजेपी जानती है। तो कई तरह के मुद्दे हैं और विपक्ष का हल्का होना, विपक्ष का कमजोर होना, विपक्ष का अनआर्म्ड होना, मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है, वो बताता है कि किस तरीके से। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि चुनाव फेयर होना नहीं चाहिए, फेयर दिखना भी चाहिए और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं। तो वो तमाम चीजें बीजेपी को एक डिसाइसिव एज देती हैं और बहुत सारे मुद्दे होंगे जो उनके खिलाफ जाते हैं, लेकिन उसको ग्राउंड पे उस तरीके से उसका फ्रूट्स निकाल पाना अभी मुझे ये देखिए मुश्किल लगता है। इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से बीच के दिनों में बिखराव उसका हुआ था, नीतीश कुमार चले गए इंडिया ब्लॉक को छोड़ के, उसके बाद में ये देखा गया कि ममता बनर्जी की भी एक अलग चाल पश्चिम बंगाल में दिखी, जहां आपने पश्चिम बंगाल में देखा भी होगा, दौरा किया आपने। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को जिस कदर भुनाने की कोशिश की गई है, उनकी 2 यात्राएं, उसका कुछ परिणाम नहीं होगा मोदी ब्रांड को रोकने के लिए? देखिए, राहुल गांधी एज ए ब्रांड मोदी के खिलाफ बहुत स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे। एक बड़ी फोर्स जो है वो उनको वहां पहुंचने से रोकती है। उनका जो सांगठनिक ढांचा है वो भी नरेंद्र मोदी की बीजेपी, मैं न्यू बीजेपी बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी की बीजेपी के सामने कहीं टिकती नहीं। तो ऐसे में उनकी खुद की छवि को गढ़ने के लिए वो ठीक है। कांग्रेसी कार्यकर्ता ऑन टोज होंगे उसके लिए वो ठीक है, लेकिन क्या वो नेशनल इंपैक्ट डाल पाएंगे? क्या वो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को बदलने में कामयाब हो पाएंगे? मुझे इसमें शक है। और इसीलिए बार बार कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के बरक्स नहीं खड़े हैं, वो नरेंद्र मोदी के सामने नहीं खड़े। वो अपनी पार्टी के लिए घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो, ये कांग्रेस भी नहीं चाहती है। कांग्रेस का हर नेता चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो, ऐसी कोई मंशा आपको दिखेगी नहीं कांग्रेसी नेताओं की तरफ से। अगर ऐसी होती मंशा तो शायद उत्तर प्रदेश में पहला नाम घोषित होता अमेठी से राहुल गांधी का, दूसरा नाम घोषित होता प्रियंका गांधी का, कि वो अपने क्षेत्र में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खम ठोक के लड़ने चले गए। अभी तो रॉबर्ट वडेरा ने भी कहा कि मुझे अमेठी से टिकट चाहिए, आज की ही ताजा घटना है। चलिए, उसको मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं कि रॉबर्ट वडेरा आ जाएंगे। वो बहुत दिन से ऐसे
बयान देते हैं कि जिससे लगता है कि वो राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या ग्रीन सिग्नल मिली है कि नहीं फैमिली से, उसकी जानकारी मुझे नहीं। लेकिन जो एक ज़ील होना चाहिए, एक कट थ्रोट कंपटीशन में जिस तरीके से एक लीडर को सामने आना चाहिए, वो बयानों में दिखता है, नरेंद्र मोदी को हेड ऑन लेने में दिखता है। लेकिन जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है तो वैसे में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने से नरेंद्र मोदी को एक एज मिलता है, डिसाइसिव एज मिलता है। 2014 में आपने देखा होगा कि जो नैरेटिव बीजेपी सेट करती थी, उसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाती थी। लेकिन जो नैरेटिव सोशल मीडिया से सेट किया जाता है बीजेपी की तरफ से, जैसे कि आपने कहा, तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस के कदम भी बड़े जोर शोर से आपने देखे। जैसे आईएनसी का जो हैंडल है बेसिकली, उसमें भी जो वीडियोस बनाए जाते हैं क्रिएटिव, या मोदी की गलतियां दिखाने वाले, या फिर जैसे राहुल गांधी को पप्पू बताया जाता है तो वैसे मोदी को भी उसी तरीके से दिखलाने की कोशिश की जाती है। तो सोशल मीडिया से उनका अपना नैरेटिव सेट करने के लिए भी उन्होंने कोशिश की। शायद वो पूरी कारगर नहीं होगी उनकी योजना। सोशल मीडिया पे वो कारगर है। आप 14 से एक पैरेलल खींचिए आप 14 और 24 में, तो आपको एक सी ऑफ डिफरेंस मिलेगा। 14 में यूपीए की सरकार 10 साल सत्ता में रह चुकी थी और उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो एविडेंट थी। कांग्रेस जो है ये नई राजनीति, नई प्रकार की राजनीति, नई तरह की राजनीति उसके लिए तैयार नहीं दिख रही थी। उस एंटी इनकम्बेंसी ने उसको और मार दिया था। 14 में वो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक एडवेंट होता है राष्ट्रीय राजनीति में, जिस तरीके का प्रादुर्भाव होता है नरेंद्र मोदी का, उसमें सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट था। मैं एक जानकारी आपको दूं कि कुछ साल पहले 19 के चुनाव के पहले ही नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू किया, अपने लोगों को बुला के, सांसदों को बुला के, कि जो सोशल मीडिया आपके पक्ष में दिखाई देता था, जो एक हवा बनती थी सोशल मीडिया पे, वो अब आपको हर मुद्दे पे आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे। तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है, अपना एक सिस्टम डिराइव करना है कि आप उसको काउंटर कर सके। उन्होंने इसको एप्रीहेंड कर लिया था कि 14 में तो बहुत अच्छा मूव था ये, सोशल मीडिया पे एक एज दिखता था, बड़ा एज दिखता था नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो तैयारी के साथ आए थे। और मैं बार बार कहता हूं कि यूपीए का 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन अगर आप 24 में देखें तो उनके कोई भी वीडियो, चाहे जिस हैंडल की आपने बात की, कांग्रेस के हैंडल की, या ऐसे लोग जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे पोर्टल्स जो नरेंद्र मोदी को डॉक में डाल के एक नैरेटिव क्रिएट करने की, एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो वो बीजेपी का जो दिखता नहीं है। कई बार मैं मजाक में जब ऐसे लोग जो ऐसे कांग्रेस के लिए तमाम जगह काम कर रहे हैं उनसे बात करता हूं कि जितने व्यूज आते हैं तुम्हारे, उतने वोट्स क्यों नहीं आते भाई? तो ये एक बड़ा मिथ है जिसको डिसाइफर करना, जिसको समझना, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्या है कि व्यूज एनालिसिस किया गया है, मतलब क्या कारण? मुझे मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं उसका एनालिसिस नहीं कर सकता कि व्यूज आपको लाखों में, करोड़ों में और बीजेपी से बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे हाल के वर्षों में कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके का एक अपफ्रंट अटैक मोदी पे होता है, उसकी रीच जहां तक जाती है वो बीजेपी से बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वोट्स की के टर्म्स में उसको देखेंगे तो वो कहीं मैच नहीं करता। क्या वजह है मुझे मालूम। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? अब देखिए, मैं स्फोलॉजिस्ट नहीं हूं कि मैं उसको इस तरीके से एनालाइज करूं, लेकिन एक बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी का जो समर्थक है उसके अंदर भी ये बात गई है कि आखिर सब लोग विपक्ष वाले ही क्यों हैं भाई रडार पे। जब आप एक तरफ, आप महाराष्ट्र में, मैं मुंबई प्रेस क्लब में बैठा हूं, आप जब आप देखेंगे कि मुंबई के, महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता जिस पे आरोप थे, अशोक चौहान हाल में चले गए, बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा था उनके बारे में। अजीत पवार के बारे में चक्की पिसिंग वाला बयान आपके डिप्टी सीएम और पुराने सीएम ने इतना दिया कि उसको सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। लेकिन ऐसे तमाम लोग बीजेपी में चले गए, ये लोगों के समझ के परे है। और कई बार बीजेपी के समर्थक भी ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि विपक्ष के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है।
और एक बड़ा वर्ग केजरीवाल का समर्थक भी जो है वो ये समझता है कि ये विच हंटिंग हो रही। तो मुझे लगता है कि अब सीधा सीधा उसका चुनाव पे कितना असर, वोटिंग पैटर्न पे कितना असर पड़ेगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उनका समर्थक तो ऑन टोज है ही, उसमें गुस्सा है। और जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए, जिस तरीके से वो एक अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव बनाने की तरफ की कोशिश उनकी तरफ से भी हो रही है। अब वो कितना वोट्स में तब्दील होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि ये एक फीलिंग, एक इंटरनलाइज लोग करने लगे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ तो है, सब कुछ ठीक नहीं। दिल्ली से महाराष्ट्र की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? पहले महाविकास आघाड़ी का सरकार था, कैसे बना? वहां तो अजित पवार तब भी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे 4 दिन के लिए, वो वर्कआउट हो नहीं पाया। बाद में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और उसके बाद में आपने देखा कि शिवसेना बिखर गई, 2 गुटों में बट गई। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में, महीनों के बाद में, फिर अजित पवार वाला राष्ट्रवादी पार्टी भी वो दोनों हाँ तो ये गुटों में कोशिश तो पिट गई। पहले तो ये कोशिश कैसे देखते हैं दिल्ली से? ये कोशिश तो पहले हुई थी। हम लोगों ने वहां से बैठ के, और पहली बार इतने दिन के अपने 25-26 साल के करियर में मैंने पहली बार महाराष्ट्र के केस में ही देखा। और आप लोग भी शायद नहीं जाग पाए होंगे तब तक, जब तक शपथ हो गया था। पहली शपथ विधि देखी जिसमें किसी को पता ही नहीं चला कि महाराष्ट्र में सरकार बन गई है। तो कोशिश उसी समय से थी कि उस समय कोशिश थी कि उद्धव ठाकरे को किसी तरीके से सबक सिखाया जाए कि आप अगर उस तरफ जाते हैं तो हम दूसरे के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो फेल हुआ, जिस तरीके से एक महाविकास आघाड़ी बनी, और वो टोटल कॉन्ट्रडिक्शन वाले लोग थे जो सब साथ आए, लेकिन ऐसा कहा जाता है और आप लोग जिस तरीके से यहाँ से रिपोर्ट भेजते हैं उसके आधार पर हम एनालाइज करते हैं कि चाहे वो कोविड का काम था या बाकी जगह थी, तो कई जगह महाराष्ट्र की तारीफ हुई कि महाराष्ट्र ने उसको ठीक से हैंडल किया। और उसके बाद जिस तरीके से सरकार गिरी, तो पहले शिंदे गुट का अलग होना और बड़ी संख्या में अलग हो जाना, उद्धव ठाकरे का लिटरली अकेले पड़ जाना, और फिर बाद में शरद पवार जो सबसे बड़े मराठा पॉलिटिशियन और महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाते थे, उनका, जिन्होंने कभी अपने गुरु को मात दे दी। 78 में जब सीएम बने, 38 साल के थे, तो शंकरराव चौहान को ही मात दे दी उन्होंने, खुद सीएम बन गए थे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे इस तरीके के जो मास्टरमाइंड है, उनको भी जब धता बता के उनका भतीजा आगे निकल जाता है, तो उसके पीछे साफ तौर पे दिखता है कि कोई एक बड़ा फोर्स आपके साथ खड़ा है। वो तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था ना कि दोनों पार्टियों को फोड़ के मैं उप मुख्यमंत्री बना। नहीं, मैं देवेंद्र फडणवीस का एक रोल होगा, लेकिन मैं इसमें जो बीजेपी की जो राष्ट्रीय इकाई है उसका रोल ज्यादा देखता हूं। वहां से क्लियरेंस के बिना शायद ये करना मुश्किल था। इन्होंने ये हिंट दिया होगा कि ये हो सकता है और उन्होंने गो अहेड दिया होगा, जिसके आधार पे अब दिल्ली से क्या देखते हैं? महाराष्ट्र के कौन से ऐसे करिश्माई नेता है जो महाराष्ट्र की राजनीति को चलाते, भले ही वो विपक्ष में, भले ही उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, लेकिन होता है ना किसी नेता का एक बड़ा प्रभाव। जैसे आज भी इस उम्र में शरद पवार जब जाते हैं जनता में, तो एक युवाओं की भीड़ उनके साथ में रहती है। आदित्य ठाकरे का भी नेतृत्व काफी चमक रहा है, या उद्धव ठाकरे का भी। देवेंद्र फडणवीस तो अपने आप में कद्दावर नेता है, चाणक्य कहा जाता है शरद पवार के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति का। सो ये जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स आपको महाराष्ट्र में दिखते हैं, जो राजनीति करते हैं अपने अपने पार्टियों के, उसमें करिश्माई नेता आपको इसमें बेहतर तो शायद आप लोग बता सके, क्योंकि आप रोज बरोज इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन आपने शरद पवार का नाम लिया। उनका एक हाल का जो एक उनकी पिक्चर है हाल के सालों की, जिसमें वो पानी में खड़े होके भीग के भाषण दे रहे हैं, वो आइकॉनिक पिक्चर है। उसको देख के लगता है कि शरद पवार में दम आज भी बचा है। तो वो अभी ही इज नॉट सेइंग गुड बाय टू पॉलिटिक्स, टू एक्टिव पॉलिटिक्स। तो वो एक बड़े फैक्टर के तौर पे अभी भी देखे जाते हैं महाराष्ट्र में। ये चुनाव टेस्ट कर देगा कि वो कितने बड़े फैक्टर आज की तारीख में है। जो यंग ब्रीड है, क्योंकि आगे की राजनीति उनको ही करनी है, तो उसमें जैसा आपने कहा देवेंद्र फडणवीस, वो एक ब्राइट नेता के तौर पे उभरे हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो आगे उनका एक बड़ा रोल होने वाला है। हाल के सालों में बीजेपी की राजनीति अगर देखें तो विनोद तावड़े जिस तरीके से आगे बढ़े हैं और जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को का आशीर्वाद उनको है,
तो मुझे लगता है कि विनोद तावड़े एक बड़े मराठा के नेता के तौर पे यहाँ एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। पैरेलल खड़ा करने की कोशिश भी हो रही है, ये कई पार्टियों में होती है और बड़े नेताओं को बड़ा बनाया जाता है। मुझे लगता है कि दैट इज प्रोसेस विच इज इन द मेकिंग। आपने कहा आदित्य ठाकरे, उनको अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। अभी कुछ दिन तक वो मंत्री थे, लेकिन क्या जो ठाकरे की लेगेसी है, जो पास ऑन हुई राज ठाकरे को नहीं उद्धव ठाकरे को, वो लेगेसी क्या वाला था। दरअसल वो नाम आपने ही लिया, विनोद तावड़े जी का, जो कि महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी, और उनकी ताकत अलग अलग राज्यों में हमने देखी भी है। देखा होगा महाराष्ट्र की राजनीति में जब प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे बड़े प्रभावशील नेता थे, तब नितिन गडकरी पीछे पीछे थे, और नितिन गडकरी का नाम आया तब उद्धव ठाकरे, ये देवेंद्र फडणवीस भी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो अपने आप ताकत पार्टी की उनके पास चली गई और कमांडिंग एक नेता के तौर पर वो उभरे। अब इस बीच में आपने देखा होगा कि पिछले 2019 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उनका टिकट काटा गया था विनोद तावड़े जी का, और आज वो राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के। तो यहाँ एक प्रभावशील नेता जिनका दम है, जो चलाते पार्टी को, सारे निर्णय लेते हैं, और उसके ऊपर भी फैसला लेने वाला एक महाराष्ट्र का नेता, जिनका जन्म देश के राजनीति में, बीजेपी के राजनीति में हुआ है। देखिए, आपने एक पैरेलल खींचने की कोशिश की है पुरानी बीजेपी और आज की बीजेपी में, और आज की बीजेपी में विनोद तावड़े को का एक खांचा खींच के आप देखना चाहते हो। एक बेसिक, एक मूल अंतर है पुरानी महाराष्ट्र की बीजेपी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने चर्चा की, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की। वो जमाना था जब शिवसेना जो है वो कमांडिंग पोजीशन में थी, हर कुछ मातोश्री से तय होता था। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी मातोश्री जाया करते थे। प्रमोद महाजन उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे थे, वो वहां जाया करते थे। वक्त का चक्र घूमा है। एक जमाने में तो बीजेपी जितनी सीटों पे लड़ती नहीं थी, उतनी सीटें जीत कर आ गई। जब शिवसेना से उसके रिश्ते खराब हुए, तो आज बीजेपी कमांडिंग पोजीशन में है, और इसलिए बीजेपी अपना एक नेतृत्व ग्रूम कर रही है। नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजनीति में आए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, लेकिन वो पूर्ति घोटाला और तमाम घोटालों ने उनको पीछे कर दिया। लेकिन आज भी वो एक बड़े कद्दावर मंत्री के तौर पे है। हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनके अलग किए जाने को इस तरीके से देखा गया, और जो कि सत्य भी है कि उनकी जो धमक थी उसको वो कमजोर हुई है। इस बीच एक नेता का वहां जाना, मुंबई जाना, वो एक स्पार्क पैदा करता है बीजेपी, महाराष्ट्र की बीजेपी इकाई में, कि ये व्यक्ति बड़ा किया जा रहा है। तो ये बात जरूर है कि एक एग्जिस्टिंग लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस की है, अब दोनों को ग्रूम किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस तो सीएम बनने के बाद उनका कद काफी बड़ा हो गया। उनके मंत्रिमंडल में ही जिनका आपने नाम लिया तावड़े, वो थे, लेकिन आज की तारीख में अगर वो केंद्रीय नेतृत्व के करीब हैं, वो बहुत सारे फैसले दिल्ली में बैठकर ले रहे हैं, तो उनको भी बड़ा करने की, ग्रूम करके एक पॉलिटिकल फिगर बनाने की कोशिश है, और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में उनका और रोल बढ़ेगा। आखिरी एक सवाल, और उसके पहले मैं ये कह दूं कि महाराष्ट्र के राजनीति में आपने कहा कि ये लिटमस टेस्ट है उन तमाम नेताओं के लिए जिनकी पार्टी बिखरी है, दो गुटों में उसका बिखरा हुआ है, जैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, और उद्धव ठाकरे के साथ में आदित्य ठाकरे। ये तो वक्त ही बताएगा, रिजल्ट बताएंगे लोकसभा चुनाव के, कि उनके पार्टी को कितना वोटिंग हुआ है, कितने उनके सांसद इस बड़े ही आह्वानात्मक परिस्थिति में वो कितने चुन कर आए आने वाले हैं। लेकिन देश की राजनीति को अगर देखा जाए, तो देश की राजनीति में क्या कांग्रेस कहीं ऐसे बीजेपी के उम्मीदवारों को अलग अलग राज्यों में सीधे टक्कर देने के पोजीशन में है? अभी यही यक्ष प्रश्न है जिसका सब जवाब ढूंढ रहे हैं। करीब 200 सीटें ऐसी हैं देश में जहां सीधी सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की होती है। इसमें जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो 90% के आसपास है। मैं स्टेट्स गिना दूं आपको, जो बड़े स्टेट्स हैं। सीधी टक्कर है मध्य प्रदेश में 29 सीटें, 28 बीजेपी, 1 कांग्रेस। सीधी टक्कर है राजस्थान, 25 सीटें हैं, 25 बीजेपी, 0 कांग्रेस।
7 सीटें हैं दिल्ली में, 7 बीजेपी, 0 कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में भी अब करीब करीब सीधी टक्कर ही हो गई है समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ तो नहीं है। हाँ, वहां भी स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत अच्छा है। जिन प्रदेशों में, आप छोटे राज्य ले लें, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे तमाम, कर्नाटक, सीधी टक्कर है जी। वहां बीजेपी 90% से ज्यादा उसका स्ट्राइक रेट है। तो ये जितने बड़े सूबे हैं वहां कांग्रेस का प्रदर्शन, उसका स्ट्राइक रेट जब 10% से भी कम हो तो आप खुद ब खुद एक डिफेंसिव मोड में आ जाते हो, क्योंकि आप उस नंबर्स के, उस 272 के उस आंकड़े के बहुत पीछे आप ऐसे ही हो जाते हो, और बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलती हुई दिखती बिल्कुल, मतलब ऐसे परिस्थिति में, सिचुएशन में एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है कि उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट बड़ा कम है, छोटा है। दक्षिण भारत में आज भी मोदी इतने प्रभावशील है, ब्रांड है, देश-विदेशों में उनका नाम है, उनको काफ़ी प्रमोट किया जाता है अलग-अलग योजनाओं के मातहत। तो ऐसे इसमें क्या लगता है कि दक्षिण भारत में क्या पिक्चर रहेगा बीजेपी का इस बार देखिए, 2024 के चुनाव में? बीजेपी एक चीज डिस्काउंट करके लोग देखते हैं। हम जैसे एनालाइज करने वाले लोग भी कई बार वो शॉर्ट टर्म गेन के इसमें देखते हैं चीजों को। बीजेपी एक रिलेंटलेस पार्टी है, वो 24/7 इलेक्शन मशीनरी है। उसकी इतनी प्रचंड सत्ता है, और जो उसके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसे के मामले में, चाहे वर्क फोर्स के मामले में, वो इतनी बड़ी पार्टी है कि वो 24/7 काम करती है। तो चाहे वो तेलंगाना हो, जहां उसके फुटप्रिंट्स नहीं थे, वहां उसने बनाए। आज वो आंध्रा में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तमिलनाडु में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक में पहले बीजेपी कहीं नहीं थी, फिर बाद में वो सरकार में आई। आज तक उसको अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। तो धीरे धीरे वो साउथ में अपना इनरोड बनाने की कोशिश में है। केरला में भी पूरी ताकत के साथ वो लगी। वो सीटें न जीते, लेकिन उसका एक वोट परसेंटेज बढ़ा है। बंगाल में वो 0 थी, 14 में भी नहीं थे बहुत ज्यादा, लेकिन 19 में देखिए कि वो बढ़ के आ गए। आपने साउथ की बात की थी, मैं ईस्ट की तरफ चला गया। लेकिन जहां वो नहीं होते हैं वहां भी ताकत के साथ लड़ते हैं, और रिलेंटलेस तरीके से लड़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो एक फायदा होता है एक पार्टी को, जैसा होना चाहिए, उसमें वो हमेशा लगे होते हैं। और प्रधानमंत्री जिस तरीके के रिलेंटलेस कैंपेनर हैं, उनका एक बड़ा रोल उसमें होता है, और वो रोल वो निभा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक काउ बेल्ट की पार्टी आने वाले दिनों में साउथ में भी उसकी इमेज, उसकी छवि, उसकी रीच बढ़ते हुए पाएंगे। और हमने देखा भी वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में, हमने देखा भी कि उनका आंकड़ा विधायकों का बढ़ गया था। बहुत शुक्रिया सुकेश थैंक यू रंजन जी आपका, बड़े विस्तार से आपने सारे इस पे अपने ओपिनियन रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।